Good morning, student. Today I will start surface tension once again. I have told about the surface tension. What is surface tension is defined as the force acting per unit length of the perpendicular of the line drawn on the surface of liquid. Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सरफेस है, सपोज यहाँ कोई सरफेस है लिक्विड के ऊपर, ये सरफेस है। ओके, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एक दूसरी जगह हम देख लेते हैं। सपोज ये हमारा सरफेस है, लिक्विड के ऊपर सरफेस। ओके, अब यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं सपोज। तो इस सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। दिस इज द लेंथ। ओके, परपेंडिकुलर टू लाइन ड्रॉन, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। Surface tension is defined as the force acting per unit perpendicular to the line, per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid. Liquid surface के ऊपर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब इस सरफेस टेंशन को हम ग्रीक वर्ड में डिफाइन करते हैं, शो करते हैं इस तरह से, गैमा की तरह से। ठीक है, एंड इट्स डायमेंशन इज केजी पर सेकेंड। इसका जो डायमेंशन होता है केजी पर सेकेंड होता है, और एसआई यूनिट में इसका जो होता है न्यूटन पर मीटर। ओके, न्यूटन पर मीटर। अब जहाँ पे द लोवेस्ट एनर्जी होती है, लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम। जितना कम से कम सरफेस एरिया रहेगा उतनी कम से कम एनर्जी होगी। यानी कहने का मतलब कि अगर जितना स्फेरिकल रहेगा उतना ही ज़्यादा इसकी कम एनर्जी होगी। सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है और एक हमारे पास एक छोटा सा स्फीयर है, तो इसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा है, यहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है। यहाँ सरफेस टेंशन कम है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम। जब सरफेस एरिया मिनिमम होगी तभी जो है कि एनर्जी लोवेस्ट होगी। और स्फेरिकल शेप के लिए ये नेसेसरी है। जो मरकरी की ड्रॉप्स होती हैं, अगर मरकरी को देखा होगा, जो हमारे थर्मामीटर होते हैं घर में यूज किए जाते हैं, जो थर्मामीटर, उस थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड जो भरा रहता है सिल्वरी कलर का, वो मरकरी होता है। कभी देखा होगा कि जब अगर टूट करके गिर जाता है तो एकदम स्फेरिकल शेप ले लेता है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम टेंशन मिनिमम एनर्जी होती है। मैक्सिमम टेंशन मिनिमम एनर्जी होती है और वहाँ पे सरफेस एरिया भी मिनिमम होती है। ठीक है, यही कारण है कि जो शार्प ग्लास एजेस होते हैं आर हीटेड फॉर मेकिंग देम स्मूथ। इसीलिए हीट किया जाता है जब, तो वो लिक्विड होने के कारण वो स्मूथ हो जाते हैं। जब हीट करते हैं, व्हेन ऑन हीटिंग ग्लास मेल्ट एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड टू टेक द राउंड शेप इन द एज। जब हम ग्लास को हीट करेंगे तो वो मेल्ट करेगा, मेल्ट करके लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, और जब लिक्विड के फॉर्म में आएगा तो उस कंडीशन में उसका शेप, जो उसका जो एज होगा,
वो राउंड हो जाएगा। और इसी वजह से जो ग्लास का एज होता है वो स्मूथ हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। एक बार फिर से बता दें कि हम यूजेस जो सरफेस टेंशन का यूज हम देखते हैं कि जो स्फेरिकल शेप होता है, रेन वाटर का स्फेरिकल शेप होता है, लिक्विड ज़्यादातर स्फेरिकल शेप में रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम सरफेस एरिया होती है। ओके, और यही कारण है कि जो हमारे ग्लास, अगर कोई शार्प एज की ग्लास है उसको हीट कर दें तो वो स्मूथ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ऑन हीटिंग द ग्लास मेल्ट करती है एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड टू टेक द राउंड शेप एट द एज। तो वो लिक्विड जो है कि चूंकि हम जानते हैं कि लिक्विड में सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो वो स्फेरिकल शेप में रहना चाहती है मिनिमम एनर्जी के केस में। तो वो जो है कि लिक्विड क्या होता है, सरफेस एरिया को कम से कम करता है, जिसकी वजह से राउंड हो जाता है एज। और इसी वजह से जो है कि ग्लास जो है स्मूथ हो जाता है। इसको हम कहते हैं फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास, फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। कुछ अदर यूजेस भी हम देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लिक्विड अगर कहीं भी कैपिलरी में चढ़ता है, ऊपर जाता है, अगर हम लोगों ने देखा होगा कि जो अगर हम लोग के कपड़े अगर हैं, कोई कॉटन का कपड़ा है, उस कॉटन क्लॉथ को अगर हम थोड़ा सा भी वाटर के टच में लाएं तो पूरा का पूरा जो है क्या होता है, वेट हो जाता है। तो कैपिलरी एक्शन के कारण ऐसा होता है। कैपिलरी एक्शन के कारण पानी जो वाटर है वो राइज अप करता है, तो वहाँ पे वो सरफेस टेंशन मेन फैक्टर होता है। इसी तरह से जो लिक्विड वेट द थिंग्स बिकॉज स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस इन थिन फिल्म। कोई भी चीज़ लिक्विड से गीली हो जाती है तो क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है पतली फिल्म के रूप में। अब जैसे मॉइस्ट सॉयल ग्रेन्स हैं, तो हम देखते हैं कि जब भी अगर कहीं मिट्टी गीली है, कहने का मतलब गीली मिट्टी है, अगर हम निकालें तो टुकड़े टुकड़े बड़े बड़े लंप निकलेंगे। लंप एक साथ क्यों आते हैं? क्योंकि जो सरफेस एरिया थिन फिल्म ऑफ वाटर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और इट इज़ द सरफेस टेंशन, और वहाँ पे सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, विच गिव स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। और इसी वजह से स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी जो है लिक्विड के सरफेस में आ जाती है। इसीलिए जब मिट्टी जहाँ गीली होती है जब हम निकालते हैं तो लंप के रूप में निकल जाता है, सब आपस में स्टिक कर जाते हैं। मिनिमम सरफेस एरिया के चक्कर में जो थिन फिल्म बनी होती है वो रिड्यूस होने लगती है, और सरफेस टेंशन के कारण जो है वो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे इसमें, फिर इसके बाद विस्कोसिटी पे फिर से आएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब सरफेस टेंशन कितना होगा, उस सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड करता है कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ जो सरफेस टेंशन है उसको अफेक्ट करने वाला क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स अगर लार्ज है तो सरफेस टेंशन भी लार्ज होगा। ओके, ऐसे हम देख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्स आर लार्जर द सरफेस टेंशन इज लार्जर। ओके, एक तो फैक्टर हमने जान लिया ये कि जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। दूसरा ये कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है बढ़ जाती है। अब जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है और सरफेस टेंशन कम होता जाता है ऐसे टेम्परेचर पे। एक बार फिर से हम वो फैक्टर्स देख रहे हैं कि किस के कारण जो है कि सरफेस टेंशन
ज़्यादा या कम होता है। तो हमने बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन होता है वो डिपेंड करता है कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, लार्ज है, तो सरफेस टेंशन भी लार्ज होगा, और ऐसे में स्फेरिकल शेप ज़्यादा होगा, और ऐसे में जो है कि एनर्जी कम होगी। लेकिन इसके अपोजिट अनदर फैक्टर ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल का होता है वो बढ़ता जाता है, और जो प्रभाव होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जो इफेक्ट होता है वो कम होता जाता है, और उसमें सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। तो ये दो मेन फैक्टर हो गए जिसकी वजह से सरफेस टेंशन घट पड़ जाता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे विस्कोसिटी पे। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है? देखिए, कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड में पाई जाती है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सरफेस टेंशन के बाद। अब ये सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसको हम गैस में और सॉलिड में नहीं जो है डिस्कस कर सकते हैं। उसी तरह से विस्कोसिटी ये भी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसको हम जनरल भाषा में अपने यहाँ कहते हैं कि जैसे चिपचिपापन, कितना वो गाढ़ा है। जैसे अगर चीनी का घोल बनाया वाटर में और उसे थोड़ा सा पका दिया तो वो विस्कस हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऑयल वगैरह भी होते हैं, वो भी विस्कस होते हैं, लेकिन वहाँ विस्कोसिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन जो मोबिल वगैरह होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, विस्कस होते हैं। तो विस्कोसिटी है क्या? ये तो हम जान गए कि विस्कोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, लेकिन ओरिजिनल में विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी एक तरह का मेजरमेंट है, मेजर है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो विच एराइजेज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड एज दे स्लिप पास्ट वन अनदर वाइल लिक्विड फ्लो। तो विस्कोसिटी एक तरह से प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, फ्लो के रेजिस्टेंस को बताता है। और ये रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है? जब लिक्विड फ्लो करता रहता है तो वो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होती है, हमें दिखाई नहीं देती मगर वो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होती है। अब जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है, इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं, और उसी अपोजिट फोर्स के कारण रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और यही रेजिस्टेंस का मेजरमेंट क्या होता है? विस्कोसिटी होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, सो गुड, लेकिन विस्कोसिटी एक तरह से मेजरमेंट है किसका? रेजिस्टेंस टू फ्लो। वो जो अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड लेयर के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है। जब कोई भी लिक्विड फ्लो करती है तो एक लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। अब ये फ्लो में जो सबसे नीचे की लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर के ऊपर, या मिडिल वाली लेयर जो होती है नीचे और ऊपर वाली लेयर के बीच में फ्रिक्शन काज करती है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं जब स्लिप करती है। तो ये जो स्लिप करने के कारण जो फ्रिक्शन होता है उसी के कारण रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के मेजरमेंट को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विस्कोसिटी क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच एराइजेज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। फ्लो का विरोध करना है, उसी को मेजर करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस करता है, कितना प्रतिरोध कर रहा है, जो कि इंटरनल फ्रिक्शन से पैदा होता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल फ्रिक्शन से होता है, और ये इंटरनल फ्रिक्शन दो लेयर के बीच में होती है फ्लूइड के। कब होती है? जब लिक्विड फ्लो करता रहता है।
अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होंगे और उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। फिर से ध्यान दीजिए, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल होगा उतना ही टाइटली एक दूसरे से बाइंड होंगे और उतना ही रजिस्ट मूवमेंट होगा, उतना हार्ड मूवमेंट होगा, जल्दी मूवमेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जहाँ विस्कस लिक्विड होता होगा वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता होगा। अब यहाँ पे हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, सपोज कि ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर है। ये तीसरी लेयर है। अब ये तीनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये फिक्स लेयर है, ठीक है। हम ऊपर वाली को ले लें या नीचे वाली को ले लें, ये फिक्स लेयर है। तो अगर ये फिक्स है तो ये दोनों मूव करेंगे, यानी ये जो इंटरमीडिएट कांटेक्ट ऑफ सरफेस इज स्टेशनरी। अब क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी जब ये मूव करेगा आगे की ओर, जब ये मूव करेगा आगे की ओर, तो इसके मूवमेंट से इन दोनों लेयर के बीच में रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों लेयर के बीच में रेजिस्टेंस होगा। और ये जो रेजिस्टेंस होगा इसको तो आगे बढ़ने देगा और बाकी को रोकेगा। अब कितना रेजिस्टेंस है उसे हम विस्कोसिटी से मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे पहले, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज ए लार्ज रेगुलर gradation of velocity in passing from one layer to next layer is known as laminar flow। इसी को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। बच्चों ध्यान दो, इसमें कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। अगर सपोज करिए कि आपने एक सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल गिरा दिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल गिर गया, तो ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा कि होता क्या है। वाटर मॉलिक्यूल जब गिरा होता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे फ्लो होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी हर लेयर की कम होती जाती है। वेलोसिटी क्या होती है, हर लेयर की कम होती जाती है। और जब वेलोसिटी हर लेयर की कम होती जाती है तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, रुक जाता है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है जहाँ ग्रेजुअल डिक्रीज इन वेलोसिटी होती है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन वेलोसिटी होती है, वहाँ पे लैमिनर फ्लो होता है। वहाँ पे क्या होता है, लैमिनर फ्लो होता है। अब यहाँ पे लैमिनर फ्लो को दिखाया गया है। अब यहाँ फिक्स लेयर है, इसको हमने फिक्स ले लिया। अब इसकी वेलोसिटी आगे की ओर है तो u प्लस डी यू है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में। लेकिन जो नीचे की लेयर है वो पीछे रह जाएगी, वो जो है पीछे रुकेगी और ये आगे की ओर जाएगी, ये लेयर आगे की ओर जाएगी, ठीक है। और ये जो लेयर है वो पीछे की ओर ले जाएगी, रेजिस्टेंस होगा तो इस तरह का जो फ्लो होता है वो लैमिनर फ्लो होता है। इस तरह का जो फ्लो होता है वो लैमिनर फ्लो होता है, ओके। अब यहाँ पे हम देखिए 3 लेयर देख रहे हैं। ये बीच वाली फिक्स लेयर है जिसकी वेलोसिटी u है, ये अपर लेयर है जिसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ रही है, u प्लस डी यू हो जा रही है, और ये स्मॉलेस्ट लास्ट लेयर है जिसकी वेलोसिटी घट रही है, u माइनस डी यू हो जा रही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली लेयर अगर आगे की ओर फ्लो करेगी तो नीचे वाली लेयर रेजिस्ट करेगी,
क्योंकि यहाँ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बिटवीन टू लेयर होते हैं. इफ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर at a distance dz change by a value of du, then gradient is given by du upon dz. यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच सपोज के लेते हैं बहुत 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 कम डिस्टेंस है, डी जेड है. अब ऐसे कंडीशन में जो है कि क्या होगा, अगर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट धीरे धीरे चेंज होगा तो क्या होगा. ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो. एक हमेशा हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो लेयर की फ्लो को मेंटेन रखे, और ये जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के. तो इस केस में layers and velocity gradient. ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट कब हम देखेंगे, जब हम इनिशियल वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ से हमने देख लिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A फॉर एरिया, और F इज इक्वल टू du बाई dz. दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. और यहाँ पे जो m है यहाँ पे अगर हम देखें कि du बाई dz इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, द चेंज इन वेलोसिटी विद द डिस्टेंस. ये बता रहा है द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस अगर आ गया तो कहीं भी ग्रेडियंट हो जाता है. तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डॉट डी यू अपन डी जेड, ए डॉट डी यू अपन डी जेड. अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें n लगाना पड़ेगा. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए n लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ से F इक्वल टू नीटा A डी यू अपन डी जेड, नीटा A कैपिटल ए एरिया डी यू अपन डी जेड, डी यू अपन डी जेड. तो ये हमारा हो गया फार्मूला. इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे. ओके, अब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर. क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नीटा क्या है, नीटा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो सकती है, अगर ये कोफिशिएंट है, अगर हम मान लें कि ये वेलोसिटी यूनिट है, ये ए यूनिट है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा हो जाएगा. यानी कह सकते हैं कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज ए फोर्स, viscosity coefficient is the force, viscosity coefficient is the force when velocity gradient is unit, okay, and area of contact is unit. तो उस कंडीशन में जो n की वैल्यू होगी, जो नीटा की वैल्यू होगी, वो विस्कोसिटी को बताएगी. तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि नीटा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इट इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो फोर्स है व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिट एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट इज यूनिट. अब सपोज कि इसकी वैल्यू यूनिट हो जाए, इसकी वैल्यू यूनिट हो जाए, इसकी वैल्यू यूनिट हो जाए, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा हो जाएगा. F इक्वल टू नीटा. ठीक है, तो नीटा ही जो है कि वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी है, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, यही है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी. अब इसके बाद हम देखते हैं कि SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है 1 न्यूटन
सेकेंड पर स्क्वायर मीटर होता है, 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर होता है। इसे हम पास्कल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। आर्क सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो होता है वो पॉइस होता है, कोफिशिएंट जो होता है वो पॉइस होता है, ठीक है। डिस्कवरर के नाम पे इसको पढ़ा है, पॉइस। तो हमने ये जान गया विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, और उस विस्कोसिटी कोफिशिएंट की यूनिट क्या होती है, और उस विस्कोसिटी कोफिशिएंट का इफेक्ट क्या पड़ता है डिफरेंट वे में, ठीक है। अब हम कुछ और भी यूजेस देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ से 1 पास्कल इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ये सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। और ये इक्वल टू पास्कल सेकेंड होता है, पास्कल सेकेंड। और अर्ग में इसका जो यूनिट होता है वो पॉइस होता है, क्या होता है, पॉइस। और एक पॉइस जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, या 10⁻⁻1 kg पर सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। अब ग्रेटर द विस्कोसिटी, जितनी तगड़ी विस्कोसिटी होगी, ग्रेटर द विस्कोसिटी द मोर स्लोली लिक्विड विल फ्लो, यानी वहाँ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे क्या होगा, उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगा दो लेयर के बीच में। और जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे फ्लो क्या होगा, स्लो होगा। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अगर जैसे ग्रेटर द विस्कोसिटी द मोर स्लोली द लिक्विड विल फ्लो, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे रीजन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू काज हाई विस्कोसिटी। तो कहने का मतलब कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्स है तो विस्कोसिटी हाई हो सकती है। तो हाई विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, हाई अट्रैक्शन फोर्स। अब वो चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में हो, चाहे वंडरवाल्स फोर्स के रूप में हो, अगर ये स्ट्रांग है तो विस्कोसिटी भी स्ट्रांग होगी। फिर भी अब अगर एक चीज हम देखते हैं, ग्लास इज एन एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। ग्लास क्या होता है, एक एक्सट्रीमली विस्कस, इतना ज़्यादा विस्कस होता है कि हम उसकी विस्कसिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और मगर ये जानते हैं कि इतना मच विस्कोसिटी के कारण ये सॉलिड होता है। फिर भी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ ग्लास कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द मेजरिंग द थिकनेस ऑफ विंडो पैन। अब अगर हमें ये चीज़ पता करनी है अपनी जनरल लाइफ में कहाँ इसका यूज़ है, तो जो हमारे घरों में विंडोज पैन लगे होते हैं, ग्लास विंडो पैन होते हैं, वो पूरे साल जब गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, गर्मी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो धीरे धीरे फ्लो करते रहते हैं। जो थिकनेस होती है विंडो पैन की वो नीचे की ओर, ओल्ड बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि नीचे की ओर मोटी हो जाती है, ऊपर पतली हो जाती है, और जो ग्लास होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। अब एक बात और बता दे रहे हैं कि ग्लास सॉलिड हो जाता है, रिजेंबल कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम विस्कोसिटी है। लेकिन जब हीट टेम्परेचर दिया जाता है तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो गैस कैन बी एक्सपीरियंस, वहाँ पे हम कर सकते हैं कि थिकनेस को देख करके, अगर आज इस वर्ष में हमने ग्लास लगाया तो 6 महीने 7 महीने के बाद अगर हम देखेंगे तो ग्लास विंडो पैन में लूज हो जाएगा। लूज क्यों होता है कि वहाँ पे कंटिन्यू फ्लो के कारण, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होने के कारण नीचे का एरिया मोटा हो जाता है, ऊपर का एरिया पतला हो जाता है, इसलिए वो हिलता रहता है, मतलब ढीला हो जाता है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम होती जाती है, और हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, और जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है और बहुत आसानी से स्लिप करते हैं, फ्रिक्शन भी कम हो जाता है,
ठीक है। तो विस्कोसिटी आप जो लिक्विड होती है वो टेम्परेचर के साथ घटती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घट जाएगी, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम हो जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हुआ। इस पे आप लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल लगाएंगे। कल हम लोग भी इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे ऑनलाइन, और आप लोग इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे।